Dear electronics lovers, welcome back to the series of Basic Electronics, and we are all set to begin the new chapter, that is oscillator. और oscillator में हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहला चैप्टर होगा, वो होगा positive feedback and oscillation. So before I begin this topic, I must advise you to revise or refer my class of feedback amplifier. फीडबैक एम्पलीफायर का क्लास को अगर आप रिफर करोगे, उसमें पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, you will understand everything on the basis of the fundamental understanding of the concept of feedback, that is positive feedback, will better understand and visualize the things of oscillations. So उसको रिकॉल करते हुए मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइनें बताना चाहूँगा कि हमने नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा था. पहले तो फीडबैक क्या होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि फीडबैक के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स, काफ़ी डिस्कशंस हमने कर लिए हैं. तो फीडबैक वर्ड को मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, बट पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का एक डिफरेंस जो ये था, की डिफरेंस, इफ यू डोंट रिमेंबर आई मस्ट टेल यू एंड मस्ट रिमाइंड यू कि आउटपुट से जो सैम्पलिंग करते हैं, मे बी वोल्टेज, मे बी करेंट, जो सैम्पलिंग करते हैं जो आउटपुट सिग्नल का, आउटपुट वैल्यू का, उसको इन फेज विद द पॉजिटिव अगर दे देते हो, इन फेज, सेम फेज में तो ऐड होगा ऑब्वियसली, तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता था, रीजेनरेटिव फीडबैक होता था. और अगर आउटपुट वाला जो पार्ट है उसको लेके निगेटिव, यानी कि आउट ऑफ फेज, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर आप इनपुट के साथ देते थे तो निगेटिव फीडबैक होता था. तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक एंड निटी-ग्रिटीज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक. सो ये हमारा एक रिकलेक्शन था कि किस तरह से फीडबैक काम कर रहा होता है. सो मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे. एक हमारा एक एम्पलीफायर होता है जो नॉर्मली इस तरीके से हम शो करते हैं. दिस इज ए बेसिक एम्पलीफायर जिसका कुछ अपना एक गेन होगा, ऑब्वियसली उसको ए से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ए. तो ये जो ए इसका गेन है, इसको कहते हैं ओपन लूप गेन, यानी कि आप इधर से कुछ इनपुट दोगे, इधर से कुछ इनपुट दोगे, लेट मी राइट इट, इनपुट, और इधर से कुछ आउटपुट मिलेगा, मे बी वोल्टेज भी मान सकते हो. तो इधर से कुछ सपोज वी आई इनपुट वोल्टेज में देते हो एंड वी, तो सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जो आउटपुट मिलेगा वो सिंपल स्केल्ड फैक्टर ऑफ दिस वी आई, दैट इज इनपुट का, सिंपली ए टाइम्स हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड ए, दैट इज द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक. और एक जब हम लोग लूप बनाते, जब हम लोग यहाँ से एक, मान लो आपने यहाँ से आउटपुट को सैंपल किया और आगे जाके इनपुट को दिया, तो एक लूप बनता है. इसीलिए इसको कहा जाए, बिफोर मेकिंग द लूप यू आर अकाउंटिंग दिस गेन, इट इज कॉल्ड ओपन लूप गेन. तो इसको ए को ये भी कहा जाता है ओपन लूप गेन. दिस ऑल आर ओनली रिकलेक्ट, एक रिमेंबर है, एक याद कराने के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. तो नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन हमारा रिड्यूस होता था और बैंडविड्थ ऑब्वियसली बढ़ जाता था. बट यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक की सारी चर्चा होने वाली है. तो आपको याद दिला दूँ कि फीडबैक पाथ में भी जो आप यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज सैंपल करोगे वो पूरा का पूरा डायरेक्टली नहीं जाएगा. एक फीडबैक फैक्टर होता था बीटा, उससे मल्टीप्लाई होकर आगे जाता था. तो इधर से कुछ इनपुट आपका आ रहा है और उसके साथ एक समर टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पे सम कर देगा उसको. इधर से इनपुट आया और इधर से आपका जो भी आउटपुट निकला, उस ऑब्वियसली योर इनपुट इज स्केल्ड बाय ए, और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई होकर जो गेन मिला, जो आउटपुट मिला, वो आउटपुट से फिर बी से बीटा से मल्टीप्लाई होकर फिर इनपुट साइड में गया. तो यहाँ पे प्लस होगा, बिकॉज इसका ये मतलब है कि ये इधर से आने वाला जो सिग्नल है और इधर से आने वाला सिग्नल है, दे आर इन फेज, दे आर इन फेज. तो इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते थे. तो पॉजिटिव फीडबैक की बातों को थोड़ा आपको समझ लेना है. सो पॉजिटिव फीडबैक के बारे में हम अब बात करने वाले हैं. सिर्फ फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल. इधर से जो फीडबैक सिग्नल आया वो इनपुट के साथ फेज में होता है. सो इट इज एडिंग, मतलब ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली प्लस हो रहा है. इन दिस केस ये जो बीटा है इसको माना जाता है, इन दिस केस बीटा इज कंसिडर्ड एज, बीटा इज पॉजिटिव. इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जो हम आउटपुट बीटा से मल्टीप्लाई होकर जा रहा है तो बीटा पॉजिटिव माना जाएगा यहाँ पे. दैट्स वाई योर सिग्नल, दिस फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद दैट इनपुट सिग्नल, ठीक है. और इसी को, इस तरह के सेटअप को, कॉन्फ़िगरेशन को, टोपोलॉजी को कहते हैं टाइप ऑफ पॉजिटिव और रीजेनरेटिव फीडबैक. बीटा इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव और रीजेनरेटिव
रीजेनरेटिव फीडबैक। तो ये रीजेनरेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमने क्या देखा था, अगर आप इस पे पूरा एनालिसिस करो, यू कैन रेफर माई अगेन, आई एम रिमाइंडिंग यू कि अगेन रेफर माई फीडबैक क्लास, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, याद आ जाएगा। तो ओपन लूप गेन जो है इसका, ओपन लूप गेन मैं अभी बताया, अल्फा ऑलरेडी लिख दिया मैंने। और अब आपका लूप क्लोज हो चुका है, लूप इज नाउ क्लोज, तो इसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन। तो ये जो क्लोज लूप गेन में लिख रहा हूं ये क्या है, दिस इज योर गेन आफ्टर फीडबैक और आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, उसको मैं एक सिंबल से यूज करूंगा ए एफ, एफ मतलब फीडबैक के बाद। तो ए और एफ और ए में रिलेशन क्या होगा, ए और ए एफ में, यानी ए एफ जो है विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ ए लाइक दिस 1 माइनस ए बीटा। ये डेरिवेशन कैसे हुआ है ये आप रेफर कर लो मेरा प्लीज, पॉजिटिव फीडबैक वाला क्लास और फीडबैक वाला क्लास, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोरोलरी निकलता है कि जो क्लोज लूप गेन है, यानी कि फीडबैक के साथ गेन आपके विदाउट फीडबैक के गेन के साथ इस तरह से रिलेशन बनाता है। तो ये जरूर आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। दिस इज वैलिड फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक के केस में ये वैलिड है। तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो ए बीटा की वैल्यू 1 मान लो, अच्छा ए बी क्या है वो भी लिख दो, ए बीटा को मैंने एक नाम दिया था सी, यहाँ पे आप फिर से देखें आप, ये आपका ओपन लूप गेन है, ठीक, सी दिस इज योर ओपन लूप गेन, दिस इज योर फीडबैक फैक्टर। तो एक आपका जो किस तरह से सिग्नल का फ्लो हो रहा है वो समझिए, इधर से सिग्नल, इनपुट सिग्नल यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ गेन लेके आगे बढ़ा, यही गेन लेके बढ़ा ओपन लूप गेन को, फिर आगे बढ़ के आउटपुट लेना तो ले लो, लेकिन फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सिग्नल इधर आ रहा है, कौन सा सिग्नल आ रहा है, योर सिग्नल ओरिजिनल इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय दिस ए इज कमिंग अगेन, यहां से जब गुजरा तो फिर से एक कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस लूप में अगर कोई फॉलो करे इस लूप के पाथ को तो इसको बोलते हैं सिग्नल पाथ, सिग्नल का, ठीक है, ट्रांसफर पाथ। इधर से अगर फॉलो करे तो एक बार गेन इसको ए मिलेगा, फिर एक बार गेन उसको बीटा मिलेगा। तो ए इंटू बीटा का एक जो गेन मिल रहा है ये इस लूप में घूमने से मिल रहा है, इसलिए लूप गेन भी एक नया टर्म कॉइन होता है। और इस दिस ए बीटा इज कॉल्ड लूप गेन। तो लूप गेन वर्ड को भी आप ध्यान दें कि लूप गेन क्या है, मैंने फीडबैक वाले चैप्टर में इस पे भी एम्फेसिस किया था। तो 3 टर्म्स है आपके पास, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन एंड लूप गेन, ओनली द वर्ड लूप गेन, ठीक है। तो ये लूप गेन जो है उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इस मैथमेटिक्स को देखिए, इस रिलेशन को देखिए, योर ए एफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 मीन्स ए डिवाइडेड बाई 0, ए डिवाइडेड बाई 0 जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, विच टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपका जो फीडबैक वाला गेन है, क्लोज लूप वाला जो गेन है, जो फीडबैक वाला गेन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, राइट, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है, योर गेन इज इन्फिनिटी, सी योर गेन इज इन्फिनिटी मीन्स इसका एक अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करें अगर हम, तो इसका मतलब होता है एन एम्पलीफायर, ठीक है, एन, ओके लेट मी यूज दिस वर्ड, दिस कलर, एन एम्पलीफायर, ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लूप, योर फीडबैक वाला जो गेन है वो इन्फिनिटी अगर हो जाए तो उसका मतलब है एन एम्पलीफायर which gives आउटपुट देगा। मतलब देखो होता क्या है, योर इनपुट गेन से मल्टीप्लाई होकर आपका आउटपुट मिलता है, गेन आपका इन्फिनिटी है, यानी कि आपको 0 के आसपास भी अगर आप इनपुट दो तो समथिंग आउटपुट आपको मिलेगा, you will get output even without your input which has to be amplified with the factor of infinity। infinity factor के गेन से मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब इनपुट नहीं भी दोगे, input means necessarily speaking the input which is being given at the input point what to be amplified, तो उसके बिना ही आप आउटपुट पा सकते हो, ये इसका मतलब निकल रहा है ऑलमोस्ट। सो एन एम्पलीफायर, इस तरह का सेटअप का एम्पलीफायर क्या करेगा, एन एम्पलीफायर which gives output power without any input power, output power without any input power। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिला, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिला जिसमें आपको आउटपुट विदाउट इनपुट मिल रहा है, ठीक है।
ओके द सर्किट। ओके नाउ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ मिल रहा है आउटपुट विदाउट इनपुट पावर, इसी को कहते हैं ऐसा कोई सर्किट। अगर ऐसा एम्पलीफायर मतलब एक एम्पलीफायर इस तरह के सेटअप में उसको डिज़ाइन कर दिया जाए तो इसी तरह के एम्पलीफायर सेटअप को कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का बस इतना ही मतलब है कि जो आपको आउटपुट दे रहा है बिना इनपुट का, वो ऑसिलेटर है। मैं आपको एक डायग्राम से इस बात को और बेटर समझाने की कोशिश करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर नॉट इन गिविंग एनी इनपुट बट वी आर गेटिंग द आउटपुट पावर। नाउ अब ये जो लाइनें हैं आउटपुट पावर बिना इनपुट पावर का मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन इंडल्ज ना हो कि सर पावर मीन्स एनर्जी ऑब्वियसली। सो एनर्जी विदाउट एनर्जी हम कैसे, आर वी क्रिएटिंग एनर्जी? बट हमने बचपन में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डाउट, कंफ्यूजन और इस तरह का कोई संदेह न मन में आए, उसके लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस बात को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को भी मैं सर्किट से एक डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा, बट बिफोर दैट आपको कुछ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि देखिए इस बात को मैं लिखता हूं, वी शुड नॉट, इस ग्रीन वाले जो कलर में वर्ड्स लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वी शुड नॉट बी अंडर इम्प्रेशन दैट, वी शुड नॉट बी अंडर इम्प्रेशन दैट, हमें ये नहीं लगना चाहिए, वी शुड नॉट बी अंडर इम्प्रेशन दैट वी आर गेटिंग, हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग आउटपुट पावर विदाउट एनी इनपुट। बिना हम लोग दिए हुए ही हम पावर पा जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। हो क्या रहा असल में वो देखेंगे हम अभी। आउटपुट पावर विदाउट एनी इनपुट पावर। तो ऑसिलेटर का तो डेफिनेशन ही मैंने दिया कि आउटपुट हम जनरेट कर पा रहे हैं और प्राप्त कर पा रहे हैं विदाउट इनपुट को दिए, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट गेन। एंड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट गेन क्यों हुआ? बिकॉज ऐसा कुछ मैथमेटिक्स कहता है। सो नाउ दिस ग्रीन वर्ड्स को समझिए कि बिना इनपुट के आउटपुट मिल रहा है, इसको मत समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसलिए हो क्या रहा है, हम लोग बायसिंग के लिए जो डीसी पावर सप्लाई देते हैं, जो डीसी वोल्टेजेस देते हैं, दैट इज एक्चुअली यूज्ड ऑल्दो वी आर नॉट गिविंग इनपुट। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे समझा दूँ, ये आपने एम्पलीफायर का यहाँ पे डायग्राम आपने एम्पलीफायर का बनाया मैंने यहाँ पे, दिस इज आवर एम्पलीफायर, और यहाँ मैं दिखाता हूँ इनपुट। लेकिन इंटरनली यहाँ पे हम लोग इसको कुछ डीसी वोल्टेजेस तो देते हैं, वो डीसी वोल्टेजेस को नेसेसरली मैं यहाँ डायग्राम में दिखाता नहीं हूँ, बट वी आर गिविंग एक्चुअली डीसी बायसिंग सप्लाईज। मैंने हमेशा से बताया, जब भी ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि इनपुट जो देते हैं उसको एम्पलीफाई करना होता है, बट अपार्ट फ्रॉम इनपुट हम लोग ऑलरेडी डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उस डीसी सप्लाई का यूज करके वो एम्पलीफिकेशन कर रहा होता है। सो इसलिए यहाँ पे वो बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि वी आर नॉट गिविंग एनी इनपुट टू द सर्किट, ऑल्दो द सर्किट, द ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट, द एम्पलीफायर सर्किट इज गेटिंग बायसिंग वोल्टेजेस, डीसी सप्लाई जिसको प्राप्त हो रहा है वो सप्लाई को यूज कर रहा है। दैट्स वाई वी आर नॉट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को कि व्हाट आई एम राइटिंग इज, ठीक है, कि एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ मेंटेन हो रहा है। द सर्किट ड्रॉज द पावर फ्रॉम द डीसी सप्लाई, द सर्किट ड्रॉज पावर फ्रॉम द डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, जो डीसी आप लोग दे रहे हो उससे ही पावर को ड्रॉ कर रहा है टू द कनेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर एंड यू नो राइट दैट। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ऑसिलेटर सर्किट को हम ये भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटर सर्किट को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हम डीसी दे रहे हैं उसको ये एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। इन ए सेंस वी कैन राइट इट, इट इज नॉट रॉन्गफुल टू से दैट, ये गलत नहीं होगा, ये अनलॉफुल नहीं होगा, ये सही बात है कि ऑसिलेटर सर्किट क्या कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ए काइंड ऑफ कन्वर्जन इज हैपनिंग। सो यहाँ पे आप समझिएगा, एक सिमेटिक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में डिफरेंस को कैसे समझे। तो एक एम्पलीफायर क्या कर रहा है, देखिए एम्पलीफायर क्या कर रहा है और ऑसिलेटर क्या कर रहा है। ये आपका एम्पलीफायर है, बेटर विजुअलाइजेशन होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली इस एम्पलीफायर को कुछ डीसी सप्लाई मिल रही होती है, वो डीसी सप्लाई हम इसको साइड से दे रहे हैं, ये तो कंपलसरी दे ही रहे हैं इसको। और कुछ यहाँ पे हम जो देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम खराब हो गया,
लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे हम इसको इस साइड से इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, राइट, यहाँ हम लोग इस इनपुट सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं और एसी इनपुट को नॉर्मली ऐसे करके दिखा दिया जाता है। तो मैंने एसी को दिखा दिया, लेट मी ड्रॉ इट, थोड़ा और सुंदर बना दिया जाए इसको। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ कि मैं इसको इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ और इसका नाम हो गया इनपुट सिग्नल। और आई एम नॉट नेसेसरली मेंशनिंग कि एसी है, क्योंकि इसका मैंने फेज डायग्राम, इसका वेव फॉर्म दिखाया है, तो एक तरह से एसी ही है ये। और यहाँ से आपको यहाँ से इसका आउटपुट मिल रहा है जो इटसेल्फ अगेन एसी होगा। और ये थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा एम्पलीफाइड दिखाया जा रहा है, तो इसका नाम मैंने रख दिया। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो निगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये आउट ऑफ फेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली एम्पलीफायर आपको हमेशा फेज शिफ्ट करता है 180 डिग्री का, इसलिए फेज शिफ्ट करके जनरली दिखा दिया। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और पॉइंट इट हेयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एसी दिया हमने तो ये एसी एम्पलीफाइड होकर मिला एंड इन एसोसिएशन विद हम सर्टेन अमाउंट ऑफ डीसी ऑल्सो इट्स गेटिंग। सो दिस इज सिंपल एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। ये आपका एम्पलीफायर ऐसे काम कर रहा होता है, हमने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ कि एम्पलीफायर रिक्वायर्स इनपुट। एम्पलीफायर क्या कर रहा है, एम्पलीफायर रिक्वायर्स इनपुट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब आप समझिएगा कि किस तरह से हम एक ऑसिलेटर को दिखाएंगे। देखिए ऑसिलेटर को मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब ऑसिलेटर के लिए मैं लेट मी टेक डिफरेंट कलर। ऑसिलेटर सर्किट क्या करता है, देखिए ऑसिलेटर सर्किट भी इस तरह से ड्रॉ करूंगा, यहाँ लिख दूंगा ऑसिलेटर सर्किट। दिस विल ऑल्सो गेट ऑब्वियसली डीसी सप्लाई, इसको भी चाहिए होगा तो डीसी सप्लाई इसको भी दूंगा मैं। इनपुट इसको दूंगा कि नहीं अभी देखते हैं। इसका आउटपुट तो नेसेसरली मिलेगा। ओके, वी आर नॉट गिविंग इनपुट सो आई विल नॉट ड्रॉ दिस, इसको कर दिया मैंने इरेज। वी आर नॉट गिविंग द इनपुट, यही मेन डिफरेंस है। कैच द डिफरेंस, डिफरेंस इसका इनपुट है लेकिन इसका डिफरेंस इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनपुट नहीं मिल रहा। सो सिंपली आई विल राइट नो इनपुट, बोल्ड में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। नो इनपुट, हेयर वी आर गिविंग द इनपुट, हेयर वी आर नॉट गिविंग एन इनपुट, बट डीसी सप्लाई है तो आउटपुट में आपको एज यूजुअल मिलेगा। जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिला उसी तरह से कुछ आउटपुट इसको मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपका आउटपुट सिग्नल मिलेगा। सो यू कैन यहाँ पे एम्पलीफाइड वर्ड का यूज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इनपुट दिया था स्मॉल का, कम वैल्यू का, वो हाई एम्पलीट्यूड का बना दिया, इसलिए एम्पलीफाइड वर्ड यूज किया मैंने। एम्पलीफाइड वर्ड यूज नहीं करूंगा, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग बट यू आर गेटिंग समथिंग। सो यू आर नॉट पॉइंट ऑफ एम्पलीफिकेशन, हेयर द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्रिएट करने का पॉइंट यहाँ पे आया, इसलिए ऑसिलेटर बोलते हैं। ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑसिलेटरी सिग्नल, दैट इज एसी सिग्नल्स, ठीक है। आउटपुट सिग्नल मिलेगा यहाँ पे आपको। सो यहाँ पे नोट वर्दी मेजर पॉइंट क्या डेवलप हुआ है कि ऑसिलेटर क्या करता है, नो इनपुट नेसेसरी, नो इनपुट नेसेसरी फॉर ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को इनपुट नेसेसरी नहीं होता, इसके लिए इनपुट चाहिए, इसके लिए नो इनपुट चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। These diagrams are actually making your picture clear of an amplifier and oscillator, that an amplifier must require the input signal and oscillator does not require any input, ठीक है, no compulsory। So अगला पॉइंट हमारा है कि एक सर्किट को ऑसिलेटर की तरह काम करने के लिए रिक्विजाइट्स क्या है, कंडीशंस क्या है। सो बेटर वर्ड इज क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरियन क्या है, और ज़्यादा क्राइटेरिया इसलिए क्राइटेरिया क्या है, तो मैं बताने जा रहा हूँ अगला पॉइंट। फॉर द सर्किट वर्क इज एन ऑसिलेटर, फॉर द सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द सर्किट टू वर्क एज एन ऑसिलेटर की तरह काम करने के लिए क्या पॉइंट होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, फिर से ये वाला जो बॉक्स हमने बनाया है यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सी दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा कि मेरा जो फीडबैक गेन होता है वो इस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमने क्या देखा, हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग दिस पॉइंट दैट आई नीड ए पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि ये जो आपका बीटा है वो पॉजिटिव हो रहा है और ए पॉजिटिव तो है ही,
तो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है, लेट मी राइट इट बेटर सो दैट नो डाउट विल बी लेफ्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि पॉजिटिव फीडबैक मस्ट बी देयर। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आपका ये जो सर्किट, इस डायग्राम की बात करें अगर हम, तो यहाँ से जो आपने फीडबैक दिया वो मैंने क्या बताया था कि अगर वी आर एक्चुअली नॉट गिविंग इनपुट, बट एज्यूम करो कि अगर इनपुट आ रहा है तो दिस फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, ठीक है। ऑल्दो इनपुट इज नॉट एक्चुअली देयर बट एज्यूम इट इज देयर, देन फेज होना चाहिए। फेज का मतलब कि जो यहाँ से यहाँ पे आया तो जो चीज़ यहाँ पे आके फिर इधर जा रहा है और इधर से, है ना, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट या 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता तो माइनस हो जाता। 0 डिग्री का फेज शिफ्ट, या व्हाट आई एम सेइंग ट्राइंग टू से, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बात होता है ना, 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। मतलब देयर इज शुड, मतलब इन जनरल वर्ड्स वी शुड से देयर शुड बी नो फेज शिफ्ट, नो फेज चेंज। फेज में चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ से आया घूम के, पूरे लूप से घूम के गया जब सिग्नल, तो इट शुड नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज ऑफ फेज। सिग्नल जो इधर से इधर घूम के गया, सिग्नल का जो फ्लो हुआ इस लूप में, सिग्नल का जो फ्लो हुआ इस लूप में, सिग्नल का जो फ्लो इस लूप में हुआ, देयर शुड नॉट बी एनी फेज शिफ्ट, देयर शुड नॉट एनी चेंज इन फेज, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन फेज। सो उसको मैथमेटिकली कहेंगे 0 डिग्री फेज शिफ्ट और 360 डिग्री फेज शिफ्ट। तो हम लोग मैथमेटिकल भाषा में इस बात को लिखेंगे, अभी यहाँ पे मैथमेटिकल भाषा में इस बात को लिखेंगे कि फीडबैक जो होगा मेरा, फीडबैक जो आपका कहीं ना कहीं ये लूप गेन की हम बात कर रहे हैं, फीडबैक जो होगा शुड बी गिवन विथ फीडबैक जो होगा वो दिया जाएगा 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। इसका मतलब नो फेज शिफ्ट, बेसिकली इट मीन्स नो फेज चेंज, बट मैथमेटिकली हमें लिखना पड़ेगा 0 डिग्री, बिकॉज हम बाद में जब एनालिसिस करेंगे तो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, तो मैथमेटिकली ही हम उसको कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसलिए मैथमेटिकल सेंटेंस में इस बात को लिखना पड़ेगा कि फीडबैक शुड बी गिवन विद 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट। सो इसका मतलब है कि आपका जो लूप गेन है, लूप गेन मैथमेटिक्स में अब चलते हैं हम लोग थोड़ा, वो ए बीटा है, ठीक है, यही लूप गेन है, यही फीडबैक को भी बता रहा है, फीडबैक का गेन है ये, यानी लूप गेन है। इसका जो फेज है लूप गेन इसका, ठीक है। तो लूप गेन मतलब यहां लिख देता हूं, फेज ऑफ लूप गेन शुड बी 0 डिग्री और 360 डिग्री, एक ही बात है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो मैं फेज को ऐसे एंगल भी लिख सकता हूं। हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे कि आगे पढ़ेंगे, जब टाइप्स का एनालिसिस करेंगे, कंफर्म चेक करेंगे कि क्या ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं प्रोड्यूस करेगा। उसको चेक करने के लिए हमें उसका लूप गेन को लेना पड़ेगा और लूप गेन का एंगल चेक करना पड़ेगा। एंगल मतलब उसका फेज चेंज चेक करना पड़ेगा, फेज यानी एंगल, वो 0 डिग्री होना चाहिए और 360 डिग्री, एक ही बात है, कोई मतलब नहीं इस बात का। लेकिन 0 डिग्री अगर उसका फेज हो जाता है तो वो, और देखिए अगर आप एक प्लेन पे, नंबर प्लेन पे अगर आप समझे, तो अगर आप कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वो वैल्यू यहाँ पहुँच गई, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर गई, वो वैल्यू यहाँ पहुँच गई मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट पहुँच गई, वो वैल्यू यहाँ पहुँच गई मतलब वो 270 डिग्री फेज शिफ्ट कर गई। तो मस्ट ये अगर आपको पता होना चाहिए प्लेन के बारे में, रियल इमेजिनरी प्लेन है, तो यहाँ इस पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बाद में इन बातों की जरूरत पड़ेगा, अगर अभी आप समझ लेते हो तो ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो रियल है, यहाँ वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मतलब प्योर इमेजिनरी हो गया। वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया मतलब प्योर इमेजिनरी होता है ना, आपको पता होगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा मतलब वो फिर से रियल नंबर बन गया है। फिर उसका 270 डिग्री मतलब फिर से प्योर इमेजिनरी बन गया। तो रियल एंड प्योर इमेजिनरी, तो समथिंग इज इमेजिनरी, ये इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, आपको बता दूं। तो रियल इमेजिनरी एक्सिस से भी फेज शिफ्ट का पता चलेगा और फेज शिफ्ट रियल इमेजिनरी का पता चलेगा। तो इफ सम नंबर इज इमेजिनरी इट मीन्स प्योरली 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया है। तो इसके इस सारे मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम लोग कंफर्म करने वाले हैं कि वेदर माई क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड और नॉट। तो पहला क्राइटेरिया मेरा हो गया 0 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। लूप गेन हमें अगर पता चल गया तो उसका एंगल पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा चीज इसी में देखो आप, इस ए बीटा के बारे में हमने क्या बोला कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर यूनिटी हो जाए इसकी वैल्यू मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि अपने आप में फिर से माइनस होगा तो माइनस प्लस वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो प्योर वैल्यू है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो, सपोज x प्लस जे वाई एक नंबर है,
तो इसका एक एंगल होगा, एंगल क्या होगा इसका, अगर इसका एंगल निकालोगे तो वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है x प्लस जे वाई, वो निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एंगल चेक करोगे ये 0 डिग्री होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेक करोगे यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, दिस कुड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो 1 हो गया अगर यूनिटी हो गया, और इसका फेज आपने चेक किया, फाइनली मैं लिख देता हूँ फिर से इस बात को कि एंगल आपने चेक किया वो 0 डिग्री आया, मैग्नीट्यूड चेक किया आपने, मैग्नीट्यूड वो 1 आया, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो आपका ऑसिलेशंस पर्सिस्टेंट ऑसिलेशन क्रिएट हो जाएगा आपका। और ये यूनिटी और ये 0 का मतलब ये कि कहीं ना कहीं रियल वैल्यूज देने वाले हैं। 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है यानी कि यहीं पे रहेगा, या पूरा घूम के आके 360 डिग्री फिर रहेगा तो भी यहीं रहेगा, तो रियल वैल्यू इसकी हम कंसिडर करेंगे। इमेजिनरी है मतलब कि कहीं ना कहीं इसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, और फेज चेंज होने का मतलब नॉट गिव यू this kind of criteria for oscillations. So finally we need these two conditions, ठीक है, एक कंडीशन मैंने यहाँ बताया जिसकी वजह से हमें ये मिला, और दूसरा कंडीशन मैंने बताया जिसकी वजह से ये दोनों मिल गया हमें। इस क्राइटेरिया को इन बोथ दिस क्राइटेरिया टुगेदर आर कॉल्ड बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, राइट। तो बर्कहाउसेन क्राइटेरिया को अलग से क्वेश्चन बना दे तो डोंट थिंक कि समथिंग न्यू इज देयर, आपका क्राइटेरिया वही है, मैंने लास्ट में इसके नाम को बताया। आई कुड हैव स्टार्टेड विद टॉपिक, ओके लेट अस नाउ स्टार्ट द टॉपिक बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, एंड आई हैव टोल्ड लाइक दिस। बट ये चीज़ें हमारा सब कुछ जाना हुआ था, एक होता है कि नया नाम देखा फिर उसके बारे में बताया, और दूसरा तरीका होता है कि उस चीज़ के बारे में हमने जाना है और उसका नाम रख दिया कि ये बर्कहाउसेन क्राइटेरिया। सो इट शुड मेक यू इजी, लाइफ इजी। Barkhausen criteria is nothing, anything very big thing. It's simple. These two criteria together is called Barkhausen criteria. ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को आप जरूर समझें कि क्या है इंपॉर्टेंस, और ये हमेशा यूज करेंगे जब हमको कंफर्म करना होगा, चेक करना होगा, एनालाइज करना होगा किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेटर को। सो अगला हमारा टॉपिक ही होने वाला है टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। आवर न्यू और द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स। तो टाइप ऑफ ऑसिलेटर में, टाइप ऑफ ऑसिलेटर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स आर पॉसिबल। फिर अगेन उसमें हमारा जो हमें जिस टाइप का ऑसिलेटर पढ़ना है उसमें जाएंगे, उसके अंदर फिर डिपेंडिंग ऑन हम जो सर्किट फीडबैक का लगाएंगे ऑसिलेशंस को क्रिएट करने के लिए, फ्रिक्वेंसी कितना हम उसका बना सकते हैं। ऑब्वियसली ऑसिलेशंस होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, तो फ्रिक्वेंसी को कैसे डिसाइड करेंगे, फ्रिक्वेंसी किस टाइप के नेटवर्क से जनरेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स देयर वुड बी अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, एंड डिस्कस वन बाय वन every type of oscillator in our every next class. Okay, thank you for now.